पीरियडिक प्रॉपर्टीज है ना, मतलब किस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेरी करती है एक पीरियड में डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। एंड वी हैड स्टडीड अबाउट एटॉमिक रेडियस, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या होगी, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। This we saw in the last class. We saw about valency also. Valency remains same in a group and increases by 1. बोलने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी by 1 इंक्रीज होती है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे with a very important periodic property that is metallic character. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेटेलिक कैरेक्टर, ध्यान से देखिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर किस टेंडेंसी पे डिपेंड करती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन? टेल मी। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन? लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करेगी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, बोलने का मतलब ये है कि यदि एक मेटल मतलब या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर अच्छी, और कोई जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता है तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर कमजोर। जैसे कि हम लोग बहुत सिंपल जानते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि सोडियम है, सोडियम से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो Na+ बनती है। आपको मालूम है ना, जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बोले तो कैटायंस बनाते हैं, आपको मालूम है, ये तो डिस्कस किया था आपसे केमिकल बॉन्डिंग। सिमिलरली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल बिकम Mg2+। आपको मालूम है ना, मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये सभी को मालूम होगा। मैग्नीशियम की 12 होती है, सोडियम की 11 होती है, तो 282 नियरेस्ट नोबल गैस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये नियरेस्ट नोबल गैस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल है कि? तो मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। गॉट इट? अब मेटेलिक कैरेक्टर कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑन विच metallic character depends। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करेगी 2 फैक्टर्स पे। प्रॉपर्टीज बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो पहला फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस। नो डाउट एटॉमिक रेडियस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो पहले हम पहले ही फैक्टर को समझते हैं, एटॉमिक रेडियस। देखिएगा, सपोज करो एक एटम है, वो छोटी है, डाउन द ग्रुप हम नॉर्मली जाते हैं तो साइज बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। अब इसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और नीचे वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ग्रुप के ऊपर वाले कि ग्रुप के नीचे वाले? नीचे वाले। नीचे वाले क्यों? बड़ी है ना, रेडियस बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के प्रति और इसका जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के प्रति, दिस अट्रैक्शन इज वेरी मच ग्रेटर। तो अट्रैक्शन जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा,
है ना, बट इसकी अट्रैक्शन कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है। तो बोलने का मतलब यही है कि एटॉमिक रेडियस यदि इंक्रीज करेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है ना। मेटेलिक कैरेक्टर increases with increase in size of atom, ठीक है ना। यदि बेटा एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, एटॉमिक रेडियस यदि इंक्रीज करेगी तो आपकी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी। नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज। See one thing, nuclear charge does what? If suppose here nuclear charge is 5p, means 5 proton, and here nuclear charge is 6 proton, here nuclear charge is 7 proton. तो पिक्चर से ही आप लोगों को समझ आ रहा है कि यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या, ये जितने अट्रैक्शन से खींचेगा ये 7 प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्शन से खींच सकता है। इफ न्यूक्लियस की चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपने ओर पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देगा जल्दी, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 प्रोटॉन की अट्रैक्शन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो यहाँ पे 7 प्रोटॉन की अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद increase in न्यूक्लियर चार्ज। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, उसको नहीं निकलने देगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा, है कि नहीं। ओके, सो नाउ वी विल सी ट्रेंड्स। नंबर 1, डाउन द ग्रुप। अब देखिए डाउन द ग्रुप आप लोग थोड़ा फंसोगे कि डाउन द ग्रुप होता क्या है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, नो डाउट, और न्यूक्लियस की भी चार्ज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डाउन द ग्रुप ज्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ओके, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करनी चाहिए। बट दूसरा चीज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगी। तो मतलब एक फैक्टर इंक्रीज करवाना चाहता है, दूसरा फैक्टर डिक्रीज करवाना चाहता है। और मैंने आप लोगों को एक बात बता दिया था, जब भी दो काम करते हैं तो मानो एक को कोई इधर खींच रहा है, एक को उसको उधर खींच रहा है, यदि ये 10 न्यूटन के फोर्स से, ये 5 न्यूटन के फोर्स से, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन इसकी होगी उधर जहां फोर्स डोमिनेंट है ना, 10 न्यूटन की तरफ ये खींच जाएगा। ठीक उसी प्रकार the effect of atomic radius, effect of increasing atomic radius is very much greater compared to nuclear charge. एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाती है बहुत ज्यादा। अब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है तो उससे मतलब क्या है, यदि न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया तो वो अट्रैक्शन काम नहीं कर पाएगा। ओके, ये दिमाग में रखना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, सो इसकी इंपैक्ट क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करवाएगा ये, ओके। वहीं न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रही है, अपवर्ड एरो मींस इंक्रीज, सो मेटेलिक कैरेक्टर ये डिक्रीज करवाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर ये डिक्रीज करवाएगा,
मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब आप कंफ्यूज हो सर कौन सा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज फार डोमिनेंट कंपेयर टू दिस फैक्टर, है ना। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस contributes dominantly to metallic character. Okay, increase in atomic radius contributes dominantly to metallic character. इसलिए क्या होता है, आपकी metallic character increase होता है। ओके, इसकी इम्पैक्ट डिक्रीज करने वाली की इम्पैक्ट बहुत कम है और इसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगी और आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो दिमाग में रखिएगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Got it? This is very important. And now if we will talk across the period, so across the period you will see that atomic radius बोलने का मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है, ये मैं एटॉमिक रेडियस बोलूं उससे ज्यादा अच्छा होगा कि नंबर ऑफ सेल्स बोलूंगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स, आपको एक बात मालूम है कि एक ग्रुप में, सॉरी एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, पहला फैक्टर मैं मान रहा हूं नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, तो सेल तो एक पीरियड में कांस्टेंट रहती है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस बोला है, इसको आप नंबर ऑफ सेल्स ही मान लो ये फैक्टर को, तो नंबर ऑफ सेल्स आपका कांस्टेंट है बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही है। अब मुझे जल्दी से बताना कि क्या होना चाहिए, एक फैक्टर तो कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एटॉमिक रेडियस से ज्यादा अच्छा होगा ना, मैं लिख दूं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, है ना। ओके, नंबर ऑफ सेल्स जितना ज्यादा हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एटॉमिक रेडियस बोलने से ज्यादा अच्छा मैं नंबर ऑफ सेल्स बोलूं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस खुद भी बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो दिमाग में रखना है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है क्योंकि बहुत सिंपल में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, और मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, छोटी साइज होती है। ओके, तो ये दो रीजन देने का पीछे यही कारण है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल कम टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो इफ आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि सोडियम ज्यादा मेटेलिक होगा कि मैग्नीशियम ज्यादा मेटेलिक होगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा मेटेलिक होगा। सी, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये क्या है, अक्रॉस द पीरियड है बेटा। नो सर, सोडियम। सोडियम होगा अक्रॉस द पीरियड, तो ये डिक्रीज होगी ना। ओके, डिक्रीज कैरेक्टर, क्योंकि साइज आपका क्या होता जाएगा, साइज आपकी छोटी होती जाएगी, और साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत। श्रिंक। ओके, तो नोट इट डाउन वेरी क्विकली, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके,
Okay. Everybody has noted down? Excuse me, sir. बोलिए Excuse me, बेटा. sir, across the group, the number of shells increases. So sir, the size should increase now. Across the period number of cells increase करती है. एक पीरियड में सेल्स बढ़ता है क्या कभी बेटा? ग्रुप में ना सेल्स बढ़ता है. Yes, sir. Sorry, sir. ओके, एक पीरियड में देखो ध्यान से, सेल्स डाउन द ग्रुप में बढ़ेगा. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इधर नीचे आने तब ना सेल्स बढ़ेगा. क्लियर? Yes, sir. ये तो पहले समझाया था. ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? ओके. सर आप प्रैक्टिकल पढ़ाना शुरू करेंगे सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप प्रैक्टिकल कब शुरू कीजिए? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ये सब समय ये सर हम लोग को मिला है सर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का बुक सर. ओके. तो मेटालिक कैरेक्टर आपको इंक्रीज और डिक्रीज क्या होती है आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट विल कम टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ध्यान से देखिएगा. देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? The tendency of an atom to gain electron. The tendency of an atom to gain electrons. Okay. एक एटम की टेंडेंसी कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट्स नोन एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा. ओके, तो चलो इसको देखते हैं जल्दी से. अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप. आपको फैक्टर्स तो थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा. वही दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज, है ना. डिपेंड्स अपॉन, लिख देता हूं यहां पे यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो. डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नंबर ऑफ सेल्स and number 2 nuclear charge. ओके, चलिए ध्यान से देखो. अब यदि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, एक सेल है, मानो 2 सेल हो गई, मानो 3 सेल हो गया. ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया. नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की. अब मुझे एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया. कौन जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है? छोटा साइज है तो न्यूक्लियस की इंपैक्ट जो है बाहर तक थोड़ा ज्यादा है. ये बड़ा साइज है, इसकी तो न्यूक्लियस की इंपैक्ट अंदर ही में खत्म हो जा रहा है, इसका तो और. तो कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? So the smaller one. हाँ, The smaller one. स्मॉलर वन. ओके, तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स यदि इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना. तो दिस विल बी डिक्रीजेस विथ increase in number of cells. Now tell me nuclear charge. Suppose here is 5 proton, here is 10 proton, here is 15 proton. एक इलेक्ट्रॉन आ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा. तो कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा?
is the one with the larger nuclear charge. है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जल्दी खींच पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगी तो वो कंट्रीब्यूट करेगा टू इंक्रीज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, increases with increase in number of cells। ठीक है ना? अब देखिएगा अक्रॉस द पीरियड क्या होगा। अक्रॉस द पीरियड सेल रिमेन्स कांस्टेंट, सेल की नंबर जो रहती है अक्रॉस द पीरियड वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना? बट होता क्या है, cell remains constant in a period but nuclear charge increases, है ना? आपको ये मालूम है अक्रॉस जाएंगे तो आपकी क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाएगा। पर सेल जो होता है एक पीरियड में ही कांस्टेंट रहता है, ये दिमाग में रखना है, एक पीरियड में सेल कांस्टेंट है। अब देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्योंकि न्यूक्लियर साइज जो है, न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाने से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सिर्फ इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वेरी सिंपल। तो इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ओके, and down the group if you will see, डाउन द ग्रुप, हाँ डाउन द ग्रुप दोनों फैक्टर काम करता है। नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करती है ना? सेल्स कम रहते हैं ऊपर में, नीचे आप जैसे ही आओगे सेल्स बढ़ती जाएगी, तो ये वाला फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। और हमेशा दिमाग में एक चीज रखना कि नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना इज अ डोमिनेंट फैक्टर। डाउन द ग्रुप दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ सेल्स इज ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर, तो ये फैक्टर क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। तो डाउन द ग्रुप आपकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases। okay, you have to keep in mind this one। अब यदि आप बेटा देखोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में लिख रहा हूं, ठीक है? अब देखिए दिस वन इज अ मेटल, दिस वन इज अ मेटल, दिस वन इज अ मेटल, ये वाली मेटलॉइड हो जाती है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारे नॉन मेटल्स। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों में ज्यादा मेटेलिक कौन है? सोडियम, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज, गॉट इट। और ये बीच वाली जो सिलिकॉन है इट्स अ मेटलॉइड। ओके, ये दिमाग में रखना है, गॉट इट। सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन मेटल है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन नॉन मेटल है, एंड सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब आप लोग जानते ही हो, इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो जल्दी से आप इसको लिख लो, अंडरस्टूड, गॉट इट, Yes, sir. नोट इट डाउन। यस सर। ओके,
वन यू विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड। ये देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए ही देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ओके, Cl2O7, okay. One more, sulfur will also come. अब देखो ध्यान से, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? बेसिक ऑक्साइड की एसिडिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड। आपने ये बात पढ़ा हुआ है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो दीज टू आर बेसिक ऑक्साइड। बट आपको एक बात और दिमाग में रखनी है कि सोडियम की ऑक्साइड जो होती है ना, वो ज्यादा बेसिक होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। ओके, सोडियम की ऑक्साइड इज अ बेटर alkali compared to magnesium oxide. Aluminium की ऑक्साइड इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, है ना? Yes, sir. Acidic as well as basic character. So acidic as well as basic character. Okay, और this one is feebly acidic, हल्का एसिडिक होता है। ओके, एंड फिर आप इधर जाओगे तो these all are acidic oxide। और एसिडिक ऑक्साइड है तो ये भी जानना है कि जितना इधर आप जा रहे हो एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हो। ओके, एसिडिक कैरेक्टर आपकी इधर इंक्रीज हो। अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखना है। बेसिक कैरेक्टर पहले वाले का ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। ये जो एम्फोटेरिक हो गई, ये हल्का सा एसिडिक है, दिस इज मोर एसिडिक, लिटिल मोर एसिडिक, दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। ओके, एंड बेसिक ऑक्साइड आप तो जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिक ऑक्साइड को यदि आप वाटर में डालते हो तो वो क्या बनाती है? एल्कलीज बनाती है। और एक दूसरा इसका होता है बेस का गुण, इफ यू रिएक्ट इट विद व्हाट, बेस को यदि किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मुझे एल्कली मिला, इसका रिएक्शन मैं करवा दूंगा किसी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेता हूं, उसको मैं रिएक्ट करवा दूंगा एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। Yes, sir. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये दिमाग में रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस का डेफिनेशन ही है कि यार सॉल्युबल होती है वाटर में। क्या होता है? सॉल्युबल बेसिस जो रहेंगे वो एल्कली है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर मिली। सिमिलरली इधर भी इसको क्या है, वाटर में डालोगे, जैसे क्या इसको वाटर में डालोगे एल्कली मिला, इसको वाटर में डालोगे तो आपको एसिड मिली। ओके, और एसिड बेस रिएक्शन आप कोई भी करवा दो तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ओके, अब देखो बात यहाँ पे, एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस की। एल्युमिनियम ऑक्साइड को यदि आप बेस से रिएक्ट करवाओगे तो भी ये सॉल्ट एंड वाटर देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप यदि एसिड से रिएक्ट करवा दोगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर देगा। मतलब क्या है? बेस, ये जो बेस है वो सिर्फ रिएक्ट करती है एसिड के साथ तब ना सॉल्ट एंड वाटर देता है। यहाँ पे भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तब सॉल्ट एंड वाटर। बट यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो बेस, मतलब ये यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, बेस है यहाँ पे, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये बनता है आपका AlCl3 प्लस वाटर।
समझ गए? तो देखो क्या है, दिस इज एसिड, तो यहाँ पे ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी कि एम्फोटेक की रिएक्शन। ओके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर और ये एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये। नोट इट डाउन क्विकली। हो गया? Yes, sir. Okay. Next we will come to chemical reactivity. देखो ये important है. Chemical reactivity means the ability to react with a particular thing. कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है. यदि हम लोग एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूं कि सोडियम को क्या बनना है, जब Na+ बनना है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वही मैग्नीशियम के पास न्यूट्रल स्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. ओके, तब जाके इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना आराम से, कि सोडियम की ये जो सिस्टम है, ये सोडियम की पूरी सिस्टम है, उसमें 11 प्रोटॉन भी है न्यूक्लियस में, है ना. 11 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है, 281. ठीक है, तो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया बहुत आराम से. ओके, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है. अब मानो कि ये मैग्नीशियम है 12 प्रोटॉन, तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया पहले, 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकली. अब जो बची हुई इलेक्ट्रॉन थी उसको ये 12 प्रोटॉन, देखो पहले क्या था, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखा था एक सिस्टम. अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, तो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए, है कि नहीं. जब ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन होगा तो इसको निकालना मुश्किल है. तो बोलने का मतलब यही है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से निकाल दे रहा है क्योंकि उसको एक ही की रिक्वायरमेंट है, पर मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है आराम से, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियर पुल कम इलेक्ट्रॉन को संभाला है तो ज्यादा जोर से पकड़ के रखता है, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन निकलनी टफ हो जाती है. तो मैं आपसे पूछता हूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव तब कौन होगा, जैसे बताना. Sir, sodium. सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. समझ गए बात को? वैसे ही एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो उसके लिए तो और प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है ना. तो इसलिए रिएक्टिविटी क्या होती है, आप देखोगे सोडियम मेटल काफी रिएक्टिव होता है, हवा में रखो फट से रिएक्ट. मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम तो ना के बराबर रिएक्टिव है कि नहीं. तो केमिकल रिएक्टिविटी में यदि बात की जाए, यदि एल्युमिनियम को मेटल ही ट्रीट करो, यहाँ पे मेटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करिए तब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे.
तो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करना आसान है, यहाँ पे भी एक पहला लूज करना आसान है, दूसरा मुश्किल है। यहाँ पहला लूज करना आसान, दूसरा लूज करना थोड़ा मुश्किल, तीसरा लूज करना और भी मुश्किल। तो कंप्लीटली इसको रिएक्ट करने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है। ओके, तो कहानी ये होती है, आप यदि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, ठीक है ना, अक्रॉस द पीरियड, जैसे कि मैं लिख ही दे रहा हूं एलिमेंट के नाम, देखिए आर्गन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो लिस्ट रिएक्टिव होती है। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम थोड़ा कम, अल्युमिनियम और कम। तो रिएक्टिविटी आप देखोगे तो अक्रॉस द पीरियड में अल्युमिनियम इज ग्रुप 13, ओके, ग्रुप 13, ओके। तो रिएक्टिविटी आप देखोगे कि ग्रुप 13 तक सोडियम बहुत ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम का कम हो गया और इसका थोड़ा कम हो गया, मतलब घटते जा रहा है। और सिलिकॉन तो एक नॉन मेटल है, तो ये बोलोगे कि आप लीस्ट रिएक्टिव है, इसको तो आप लीस्ट रिएक्टिव मान, बिकॉज इट्स अ मेटल ऑयल। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू आर गेटिंग नो कि रिएक्टिविटी जो हो रही है, ओके, यदि मैं ऐसे ही लिखता हूं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप इधर जा रहे हो तो एरो में इधर ही बना दें, ओके, यदि आप इधर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ग्रुप 13 तक डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद ग्रुप 14 लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, ओके। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन को मैं हटा दूं अभी, बाकी जो होती है काफी कम रिएक्टिव होती है, ओके। और फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब मैं सबसे पहले क्लोरीन का ही एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन इज 17287, ओके। सल्फर कितनी होती है, 16286। फास्फोरस 15285। अब बेटा देखिए, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1. 1. तो क्लोरीन 1. एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर लेगा, ओके। आप देखो सल्फर को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करनी है, सर 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब देखो सल्फर, सल्फर के पास 16 प्रोटॉन, सब मिला के 16 प्रोटॉन होंगे, ओके। और 16 इलेक्ट्रॉन भी है सब मिला के, 16 प्रोटॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, नो डाउट, ओके। आप देखिए क्या है, अभी ये न्यूट्रल एटम है, ओके। 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, इट्स अ न्यूट्रल एटम। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो मानो एक पहला इलेक्ट्रॉन आया, इसने गेन कर लिया, ठीक है, मान लीजिए गेन कर लिया, तो अब इसके पास हो गई 16 + 1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अब हो गई है 17 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 16 प्रोटॉन है, तो इस सिस्टम पे चार्ज क्या है, Negative. Negative. अब इसको स्टेबल होने के लिए तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो नेगेटिव होती है ना, और ये सिस्टम भी नेगेटिव हो चुका है। तो एक नेगेटिव सिस्टम में एक नेगेटिव चीज आ रहा है, क्या इजीली आ जाएगा अंदर कि उसको प्रॉब्लम होगा, No, sir. No, sir, problem. थोड़ा प्रॉब्लम होगा आने में अंदर, है ना। तो उसको यदि अंदर लाना है तो थोड़ा ज्यादा ही उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ये तो आराम से गेन कर ले रहा है क्योंकि इसको न्यूट्रल है, पहले तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट आ गया, चलो अंदर।
पर अब यहाँ पे इसको 2 गेन करना, तो एक तो गेन के लिए फाइन, अब वो सिस्टम हो गई नेगेटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिव चीज डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ भले ये गेन कर लेगा, पर गेन करने में इसको थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। फास्फोरस, ठीक है ना, 17 गेन किया, फिर मानो एक और गेन कर लिया 18 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा नेगेटिव सिस्टम हो गया, फिर तो ज्यादा नेगेटिव और फिर एक नेगेटिव, उसमें और रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ऐड करना और मुश्किल हो जाता है इसमें। भले ऐड हो जाता है पर ऐड करना मुश्किल है, तो इसलिए रिएक्टिव थोड़ी सी कम होगी। ओके, अब फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में जाओगे तो वो रिएक्टिव होती है, तो वो उसकी अरेंजमेंट के ऊपर होती है, वो छोड़ दो, मैं फास्फोरस एटम का बात कर रहा हूँ, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हटाइए, तो बोलने का मतलब यही है कि यदि मैं बात करूं तो ये सब, इधर रिएक्टिविटी की बात करूं तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इधर रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ओके, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको तो 2 ही गेन करना है, इसको 1 ही गेन करना है। गॉट इट? आई सपोज आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा, एंड दिस एक्सक्यूज मी सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आराम से एनालाइज कर लो और देख लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर आप पिछला क्लास में सर एक नोबल गैस ये सब को लेके सर आप बोले थे ना 2 फिर 8 8 फिर 18 18 32 32, सर वो हाँ। एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ बेटा कर दूंगा बाद में, पहले टॉपिक कर लेते हैं फिर हम लोग कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, वो कुछ नहीं था, आपको तो नोबल गैस की वो देखनी है कि किस तरह नोबल गैस है, उसकी एटॉमिक नंबर आप शायद पूछ कर, तो आपको ये समझ आ गई रिएक्टिविटी की कहानी। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ये जो डिक्रीज कर रही है इधर, गॉट इट, और फिर नॉन मेटल जैसे आ जाते हैं फिर इंक्रीज कर दिए ग्रुप 17 तक, और आपकी ग्रुप 18 क्या होती है, ये तो नोबल होती है, ये No, किसी से yes, sir. रिएक्ट नहीं करता है कि नहीं? तो ये कहानी है आपकी अक्रॉस द पीरियड की। अब डाउन द ग्रुप में कहानी पूछनी है तो डाउन द ग्रुप की बेटा देख लो, डाउन द ग्रुप में ये मेटल्स के लिए अलग हो जाता है, नॉन मेटल्स के लिए अलग हो जाता है। देखो डाउन द ग्रुप मैं मेटल्स के लिए बात कर रहा हूं, तो डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली देखो क्या होता है, छोटी साइज होती है, फिर साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होता है, फिर और साइज बड़ी हो जाती है, ठीक। वही नॉन मेटल्स के लिए भी यही कहानी होता है, ऐसी बात नहीं है। साइज तो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज ही करता है। ओके, अब देखिएगा मेटल्स को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है, इसको लूज करना है, इसको लूज करना है, इसको लूज करना है, कौन जल्दी लूज करेगा, Sir, bigger one. बिगर वन। तो डाउन द ग्रुप मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, Increases. इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज नहीं करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ी होती जाती है, और साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी निकलेगा, तो मेटल के केस में केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वही नॉन मेटल, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और सबसे बड़े वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो छोटा में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा आसान है कंपेयर टू बड़ा वाला में। तो इसके केस में केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप और नॉन मेटल, ठीक है ना, इसको थोड़ा लिख लो आप, इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ओके,
रिटन? चलिए मिटा रहा हूं एंड प्लीज इसको थोड़ा अच्छा से व्यू करना, ठीक? देखो ट्रेंड्स तो और है, हमें लास्ट पर आज नहीं देखेंगे हम लोग। दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड और है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट उनके लिए काफी सफिशिएंट टाइम चाहिए, तो आज तो हम लोग नहीं देख पाएंगे उसको। तो वो ट्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज आज डिस्कस कर देता हूं, डायगोनल रिलेशन। देखो the elements of second period resembles in properties to the diagonal element of थर्ड पीरियड। ओके, क्या बोला जा रहा है कि एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड की होती है ना, उनका बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज मिलता जुलता होता है थर्ड पीरियड की डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, देखो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, दिस इज सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड अब क्या होता है कि लिथियम का बहुत सारा प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुझे बताओ। दोनों तो एक ग्रुप में, लिथियम सोडियम एक ग्रुप में, बेरिलियम मैग्नीशियम एक ग्रुप में, बोरोन एल्यूमिनियम एक ग्रुप में, तो आपको क्या लगता है लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से ज्यादा मिलता जुलता होना चाहिए कि लिथियम का ज्यादा प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलता जुलता होना? सर मैग्नीशियम। यस, वो आप वो जान रहे हो इसलिए बोल रहे हो, बट एक्चुअली क्या होता है, हम लोग यदि नॉर्मली सोचे तो नॉर्मल सोचने में तो यही पता चलता है कि एक ग्रुप में ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए एक ऐसा होता है कि लिथियम का डायगोनल एलिमेंट है मैग्नीशियम, बेरिलियम का डायगोनल एलिमेंट है एल्यूमिनियम, बोरोन की डायगोनल एलिमेंट है सिलिकॉन, ठीक है ना। तो लिथियम का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलता जुलता है मैग्नीशियम से, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड रिसेंबल्स इन प्रॉपर्टी टू डायगोनल एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है ना। आप यदि थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे ये तो एग्जैक्टली आपको अभी समझ नहीं आएगा कि क्यों प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, बट वेरी सिंपल में आप ये देख लेना कि दोनों के एटॉमिक रेडियस, देखो इसका एटॉमिक रेडियस और इसका एटॉमिक रेडियस कंपेयर करोगे ना तो काफी मिलता जुलता नहीं है, बट इसकी एटॉमिक रेडियस और इसकी एटॉमिक रेडियस काफी मिलती जुलती है, इसकी एटॉमिक रेडियस और इसकी एटॉमिक रेडियस काफी मिलता जुलता है, इसका एटॉमिक रेडियस और इसका एटॉमिक रेडियस काफी मिलता जुलता है। ओके, तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, देखो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, ओके, ओके, इन दोनों का साइज काफी मिलता जुलता है, ओके, इन दोनों का काफी साइज मिलता जुलता है, इनका भी साइज काफी मिलता जुलता है, जिसके कारण क्या होता है ना, इन लोगों का प्रॉपर्टी आपस में सेम हो जाता है। और बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ साइज ही फैक्टर नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जब बाद में पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तो पता चलेगा कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत आसपास होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज काफी मिलते जुलते हैं। देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो लिथियम है,
सोडियम, एक सेल बढ़ा नो डाउट तो साइज इधर बढ़ गए, वही मैग्नीशियम जो है एक सेल बढ़ा हुआ है नो डाउट, बट इधर जाने से क्या होता है साइज थोड़ी डिक्रीज ही हो जाती है। तो इधर थोड़ा सा साइज इंक्रीज क्या हुआ, इधर जाने से थोड़ा सा साइज डिक्रीज हो गया। तो इसकी क्या होता है इनका साइज थोड़ा आसपास आ गया, और साइज आसपास आने के कारण इन लोगों का प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम हो जाता है। ओके, यू शुड कीप इन योर माइंड, स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट, ठीक है ना। इनको ये एक ब्रिज जैसा बनता है, देखो एक ब्रिज जैसा बन रहा है ना, तो इसको हम लोग इसे ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं। दे आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स, ओके, known as bridge element, important, okay? एक ब्रिज जैसा बन रहा है इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट बोलो या डायगोनल एलिमेंट बोलो, तो सेम। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, बट जितना बताया उतना पढ़ के आना बेटा। नेक्स्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल से हमें पता चलता है, वो तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग पुराना हिस्ट्री में चल जाएंगे कि पुराने और केमिस्ट ने क्या क्या बताया था जो गलत था, तो थोड़ा उन गलत चीजों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही रास्ता बनाया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए, तो उन गलत चीजों को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ओके, पहले अरेंजमेंट जो होता था ना, अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बट पुराने वाले जो अरेंजमेंट थे वो एटॉमिक मास पे होते, तो वो भी हमें देखना है, दैट वी विल सी लेटर। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है।